आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी, सब्जेक्ट हमारा भूगोल चल रहा है। तो देखिए, इसके अंतर्गत कल हमने जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है कृषि, इसको प्रारंभ किया था। आपने अभी तक जो देखा वो उस चैप्टर का पार्ट 1 था। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे पार्ट 2। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको कृषि के बारे में बताया था और हमने जाना था कि कृषि जो है वो 2 प्रकार की है। एक तो थी निर्वाह कृषि, उसके अलावा दूसरी थी वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि को हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा दूसरा पोर्शन है, जिसको कि हम वाणिज्यिक कृषि के नाम से जानते हैं। तो देखिए, वाणिज्यिक कृषि की अगर बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर जो कृषि की जाएगी उसका उद्देश्य क्या होगा, वाणिज्यिक उद्देश्य होगा, यानी कि खरीद बेच के लिए उस फसल का उत्पादन किया जाएगा, विक्रय करने के लिए फसल का उत्पादन होगा। अब कृषि के अंदर देखिए 2 प्रकार की चीजें शामिल है यहां पर। एक तो यहां पर फसल को उगाया जाएगा, उसके अलावा पशुपालन भी कृषि के अंदर किया जाता है। अगर देखिए कृषि के अंदर हम फसल उगा रहे हैं, उसके अलावा पशुपालन किया जा रहा है, अगर इसका उद्देश्य विक्रय करने के लिए है यानी कि बेचने के लिए है, तो इस प्रकार की कृषि क्या कहलाएगी, इसी को ही वाणिज्यिक कृषि कहा जाएगा। तो आज की हमारी क्लास यहां से प्रारंभ होती है। इसमें हम पढ़ेंगे देखिए वाणिज्यिक कृषि। तो आप समझ गए हैं इस कृषि का उद्देश्य क्या होगा। यहां पर मैंने आपको बताया कि एक तो देखिए फसल उत्पादन होगा, फसल का उत्पादन किया जाएगा, प्लस के अंदर पशुपालन। जरूरी नहीं है दोनों चीजें एक साथ हो, यानी कि फसल उत्पादन और उसके अलावा जो पशुपालन है, इन दोनों का यहां पर कार्य किया जाएगा। और इन दोनों का कार्य किया जाएगा, ये किस लिए किया जाएगा, विक्रय के लिए। विक्रय के लिए होगा तभी ये क्या कहलाएगा, इसी को वाणिज्यिक कृषि कहा जाएगा। तो देखिए इसके अंदर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या विशेषताएं हैं वाणिज्यिक कृषि की, कैसे क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं होंगी और किस प्रकार से ये चीजें हैं। तो देखिए निर्वाह कृषि के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कृषि है वो केवल उसका करने का उद्देश्य क्या है कि एक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। तो परिवार का साइज क्या हो सकता है, भाई परिवार छोटा ही होगा, तो उसके लिए जो भूमि का आकार होगा वो भी छोटा होगा। यहां पर विक्रय करने के उद्देश्य से कृषि की जाएगी, तो जाहिर सी बात है अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए एक बड़े भूभाग पर, बड़े क्षेत्र पर क्या किया जाएगा, कृषि की जाएगी। अगर विशेषताओं की बात करें तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले देखिए विस्तृत क्षेत्र होगा। अब विस्तृत क्षेत्र होगा, जब क्षेत्र बड़ा होगा तो यहां पर जो कृषि की जाएगी वो आधुनिक तौर तरीकों के साथ की जाएगी, यानी कि यहां पर आधुनिक मशीनरी होगी, उसकी सहायता से इस बड़े भूभाग पर कृषि होगी। क्या होगा, साथ में यहां पर मशीन लिख लेंगे, आधुनिक मशीन का यहां पर अत्यधिक उपयोग किया जाएगा। अब बड़ा भूभाग है, यहां पर अधिक मशीनरी की आवश्यकता होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि में जो पूंजी लगेगी, जो धन का व्यय होगा वो काफी अधिक होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो पूंजी है वो क्या होगी, अधिक मात्रा में यहां पर लगानी होगी, इन्वेस्ट ज्यादा करना होगा। बड़े भूभाग पर करेंगे तभी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहां पर विक्रय किया जाएगा और लाभ को कमाया जाएगा। तो यहां पर और आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखते हैं कि जो वाणिज्यिक कृषि है इसको 3 प्रकार के अंदर विभाजित किया गया है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं हम इनको देखते हैं और हर एक प्रकार को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है यहां पर ये है वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि, नाम से ही पता चल रहा है यहां पर जो कृषि होगी उसका उद्देश्य क्या होगा, विक्रय के लिए होगा। और यहां पर क्या किया जाएगा, अनाज की पैदावार यहां पर होगी। दूसरा जो इसका टाइप है वो है मिश्रित कृषि। नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं, हर एक चीज समझते चले, महत्वपूर्ण है। तीसरा है रोपण कृषि। एक बार आप समझ गए तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आसानी से इन चीजों को समझते हुए चलना है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में।
तो नाम से आप लोगों को पता चल चुका है कि इसका जो उद्देश्य होगा वाणिज्यिक अनाज कृषि का विक्रय के लिए होगा। हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य होगा वो कैसा होगा, वाणिज्यिक उद्देश्य होगा। इसका उद्देश्य कैसा होगा, वाणिज्यिक उद्देश्य होगा, यानी कि विक्रय के लिए ये की जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे आसपास में किस प्रकार की फसलें हमें खरीदने के लिए मिलती है, बेच सकते हैं जिनको। तो आसानी से अगर एग्जाम्पल देने के लिए आपको कहें तो आप लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार देखिए गेहूं, मक्का, ये प्रमुख फसलें हैं जो कि इसके अंदर उगाई जाती हैं। गेहूं व मक्का इसकी प्रमुख फसलें हैं। आप लोग देखते हैं गेहूं जो है एक बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, वाणिज्यिक अनाज कृषि के तौर पर बड़े भूभाग पर उगाएंगे, बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होगी, उसके लिए अधिक श्रम लगेगा, अधिक पूंजी लगेगी। जब फसल पककर तैयार होगी तो उद्देश्य क्या होगा, उसको बाजार के अंदर विक्रय किया जाएगा और उससे मुनाफा कमाया जाएगा। तो गेहूं और मक्का इसके एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो कहां कहां पर होती है, तो देखिए जैसे कि उत्तरी अमेरिका है, यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, कौन से, शीतोष्ण घास के मैदान। घास के मैदान के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो शीतोष्ण घास के मैदान है वहां पर बड़े बड़े भूभाग पर क्या किया जाता है, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। कौन सी, वाणिज्यिक अनाज कृषि वहां पर की जाती है, अधिक से अधिक अनाज को उगाने के लिए। और यहां पर मैंने आपको बताया कि जो खेतों का साइज होगा, जो फार्म होंगे वो क्या होंगे, फार्म जो हैं यानी कि खेत, फील्ड, वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा बड़े होंगे। और यहां पर ये जो क्षेत्र आप देखेंगे शीतोष्ण घास के मैदान, यहां पर देखिए बड़े बड़े आकार के क्या होंगे, भूभाग होंगे जहां पर खेती की जाएगी। उसके अलावा वहां पर अगर बात करें जनसंख्या के निवास की, अगर आबादी की बात करें तो क्या होगी, बेहद कम होगी। कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है या आबादी है वो कैसी होगी, विरल। आबादी विरल होगी, काफी कम मात्रा में वहां पर लोग होंगे, खाली जमीन बड़ी मात्रा में वहां पर प्रेजेंट होगी। ये काम आसानी से किया जा सकता है वाणिज्यिक अनाज कृषि का वहां पर। उसके बाद देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि शीतोष्ण घास के मैदान, तो यहां पर शीतोष्ण क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो शीतोष्ण क्षेत्र है यहां पर जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, थोड़ा कम रहेगा टेम्परेचर। तो कम जो टेम्परेचर है ये क्या करता है, जो फसल का बढ़ने का समय काल है उसको बढ़ा देता है, यानी कि फसल की जो वृद्धि दर है वो क्या हो जाएगी, ठंड की वजह से कम हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश जितना मिलेगा फसल उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। यहां पर अत्यधिक मात्रा में ठंड रहेगी जिसकी वजह से जो वर्धन काल है यानी कि पौधों की जो वृद्धि का समय है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक साल में केवल एक फसल को ही प्राप्त किया जाएगा। अगर जल्दी जल्दी बड़ी होगी, जल्दी पकेगी तो उसके बाद क्या होगा भाई, दूसरी फसल को भी उगाया जा सकता है। जैसे कि गेहूं अगर जल्दी पककर तैयार हो गया तो दूसरी फसल को भी लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, अधिक ठंड, पौधों को जो वर्धन काल है वो अधिक होगा, यानी कि पूरे साल भर में एक ही फसल पककर तैयार होगी, यानी कि कह सकते हैं साल में एक फसल। और कारण क्या है, वही मैंने बताया आपको कि अत्यधिक ठंड की वजह से जो वर्धन काल है पौधों का वो क्या होगा, ज्यादा हो जाता है। एक साल में केवल एक ही फसल यहां से ली जाएगी। तो ये तो हमने बात की वाणिज्यिक कृषि के बारे में। बढ़ेंगे नेक्स्ट, दूसरा क्या है, देखिए यहां पर मिश्रित कृषि। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कृषि तो होगी लेकिन कैसी होगी, मिश्रित। मिश्रित का क्या मतलब होता है, यानी कि मिश्रण। यहां पर एक चीज के अलावा कोई दूसरी चीज भी शामिल होगी तभी क्या कहलाएगी, वो मिश्रित कृषि कहलाएगी। तो यहां पर हमने बात की, यहां पर केवल अनाज की कृषि हो रही थी। मिश्रित कृषि की बात करेंगे तो देखिए यहां पर फसल का उत्पादन तो किया ही जाएगा, उसके अलावा साथ में पशुपालन भी किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें यहां पर इंक्लूड होगी। कौन कौन सी भाई, आपकी फसल भी होगी जो कि खाद्यान्न फसलें हो सकती हैं, उसके अलावा क्या होगा, देखिए पशुपालन होगा। अब ये नहीं है कि यहां पर देखिए कोई भी किसान ने कोई फसल लगाई, उसके अलावा वो पर्सनल यूज के लिए क्या रखता है, कुछ गाय भैंस वगैरह भी अपने साथ में रखता है, लेकिन उनके दूध को वो विक्रय नहीं करता, केवल अपने परिवार के लिए ही रखता है। तो ये देखिए नहीं कहलाएगी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंदर क्या है कि जो फसल और जो पशुपालन है
इन दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विक्रय का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि बेचने के उद्देश्य से ये दोनों चीजें होनी चाहिए। खासकर ये चीजें रख लेंगे कि विक्रय के लिए होगी, या आप लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं ये आय का स्रोत होनी चाहिए। आय का जब ये स्रोत होगी तभी क्या कहलाएगी? ये मिश्रित कृषि कहलाएगी। तो यहां पर मैंने बताया कि पशुपालन में अब देखिए कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती है। पशुपालन में अब आप लोग कहेंगे कि गाय भी हो सकती है, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट वगैरह हो गए, भाई मुर्गी पालन भी किया जाता है साथ में। तो यहां पर आपको एक विशेष चीज ध्यान में रखनी है कि पशुपालन का जो संबंध है यहां पर केवल गाय और भैंस के साथ ही है। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे कि यहां पर देखिए दुधारू पशु की बात हो रही है, यानी कि दुधारू गाय व जो भैंस होती है ये दोनों चीजें शामिल है। दुधारू यानी कि दूध देने वाली होनी चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए? गाय और भैंस आय का स्रोत होनी चाहिए। इनके अलावा देखिए भेड़, बकरी या कोई अन्य जानवर जैसे कि मुर्गी पालन भी किया जाता है अगर साथ में, तो ये मिश्रित कृषि के अंदर शामिल नहीं होगी चीजें, ये ध्यान रखनी है। अभी मैंने क्या बताया आपको। अगर इसके अलावा देखिए बकरी, भेड़ और क्या कहेंगे? मुर्गी पालन किया जाता है, तो ये मिश्रित कृषि का एग्जाम्पल नहीं होंगे। अगर फसल के साथ में मुर्गी पालन किया जा रहा है, भेड़ वगैरह पाली जा रही है, बकरी पाली जा रही है, तो ये मिश्रित कृषि नहीं होगी। फिर कौन सी कृषि होगी? ये इसको विविधकरण कृषि कहा जाएगा। चैप्टर में नहीं है लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे। कौन सी कृषि बताया मैंने आपको? विविधकरण कृषि, ये उसका एग्जाम्पल हो गया विविधकरण कृषि का। ये चीज नोट रखनी है। अब यहां पर देखिए जो फसल को उगाया जाएगा यानी कि फसल उगाने के लिए भूमि चाहिए, भूमि हो गई, उसके अलावा यहां पर पशुपालन भी हो रहा है। तो भूमि का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाएगा? एक तो फसल उगाने के लिए और दूसरा पशुओं के लिए चारा पैदा करने के लिए किया जाएगा। यह चीज भी यहां पर नोट करेंगे कि जो भूमि है, भूमि का उपयोग किस लिए होगा? देखिए भोजन यानी कि जो खाद्यान्न फसलें हैं वो भी होंगी, प्लस में चारे की फसल, ये चीजें यहां पर इस तरीके से उगाई जाएंगी। उसके अलावा अगर क्षेत्रों की बात करें तो भाई कहां कहां पर ये होगी? तो देखिए जैसे कि जो दक्षिणी यूरोप है वो भाई पूर्वी यूएसए है, ठीक है। उसके अलावा अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये चीजें आप नोट कर लेंगे। न्यूजीलैंड, यहां पर प्रमुख रूप से ये खेती की जाती है। तो यहां पर हमने दो चीजें समझी अभी तक, एक तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, उसके अलावा दूसरा था मिश्रित कृषि। अब बढ़ेंगे आगे, तीसरा देखेंगे रोपण कृषि के बारे में। अब रोपण कृषि क्या है? यहां पर देखिए जो फसल के पौधे होते हैं उनकी क्या की जाती है? रोपाई की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि धान के जो पौधे लगाए जाते हैं, खेतों के अंदर पहले पानी भर लिया जाता है, फिर छोटे छोटे जो पौधे होते हैं धान के, उनको अलग अलग एक समान दूरी के साथ लगाया जाता है। तो यहां पर इसी रोपण की ही बात हो रही है, रोपण कृषि के बारे में। तो रोपण कृषि का देखिए जो प्रारंभ माना जाता है, यह माना जाता है कब से? जब इंग्लैंड के अंदर 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि नई नई आधुनिक मशीनों का आविष्कार होना प्रारंभ हो गया। आविष्कार होने के बाद क्या होने लगा कि नई नई वस्तुओं का निर्माण तेजी से होने लगा। अब निर्माण तेजी से होने लगा तो निर्माण करने के लिए, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से मान लीजिए वस्त्रों की कोई फैक्ट्री है, तो वस्त्र तभी बनेंगे जब वहां पर धागा बनाने के लिए कोई कच्चा माल होगा, जैसे कि कपास। कपास से क्या बनेगा? कपास से धागा बनेगा और उसके बाद वस्त्र का निर्माण किया जाएगा। तो जब औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ तो कच्चे माल की क्या होने लगी? कमी होने लगी। अब कमी होने लगी, उसका कारण क्या? उसके कारण क्या हुआ कि आप लोग पढ़ेंगे इतिहास के अंदर, जो यूरोपीय देश थे इन्होंने क्या किया? कच्चे माल की वजह से ही अलग अलग देशों में जाकर वहां पर देखिए उन देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था, अपना गुलाम बना लिया था। यह चीज हम पढ़ेंगे कभी इतिहास के अंदर। तो अभी हमारा चलेगा जो पढ़ना है हमें, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि आप समझ गए हैं, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इनका प्रारंभ हुआ था। इसकी अगर बात करें महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी हैं, तो वो नोट करेंगे आप। महत्वपूर्ण है जैसे कि देखिए
चाय, चाय है कहवा, काजू, रबड़, केला। उसके अलावा आप जैसे कॉफी भी लिख सकते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम गन्ना भी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो इन चीजों की क्या की जाती है, रोपाई की जाती है, जिसके फलस्वरूप यहां पर कृषि होगी। और यहां पर देखिए विशेषता यह है कि एक बार आपने कोई पौधा लगा लिया है तो वो लंबे समय तक क्या करेगा, आपको फसल प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे कि आप इसको ले ले भाई, काजू का एक बार आपने कहीं बागान लगा दिया तो ये तो है नहीं कि काजू जो है वो सीजनेबल फसल है कोई, एक बार लगाने के बाद क्या है वो कई वर्षों तक फ्रूट देगा, फसल देगा। रबड़ भी, केला भी, इसी प्रकार से कॉफी भी। तो यहां पर देखिए अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, जो श्रम है यानी कि जो मेहनत है वो यहां पर क्या होगी, अधिक मेहनत का यहां पर कार्य होगा, अधिक मेहनत का कार्य होगा। आप देख सकते हैं जो चाय के बागान है यहां पर जो श्रम होता है वो काफी कठिन होता है और अधिक मात्रा में किया जाता है। श्रम अधिक होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि जो पूंजी है उसका क्या होगा, अधिक यहां पर खर्चा होगा, ज्यादा श्रम की आवश्यकता होगी, ज्यादा लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा, उनको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, या किसी मशीन वगैरह की भी सहायता ली जाती है। तो इन सब में क्या होगा, पूंजी का जो व्यय है वो काफी अधिक होगा। उसके अलावा देखिए जब यहां पर फसल तैयार हो गई, जैसे कि मान लीजिए कॉफी का कोई बागान है या चाय का कोई बागान है, यहां पर चाय और कॉफी, ये देखिए कॉफी की तो जो फ्रूट होते हैं सिर्फ वो ले लिए, उसके अलावा चाय की पत्तियां ले ली। इनको इकट्ठा करने के बाद क्या किया जाएगा कि ये जो बड़े बड़े जहां पर बागान होते हैं यहीं पर क्या बनाए जाते हैं, प्रसंस्करण केंद्र बनाए जाते हैं, प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाते हैं। चाय की पत्तियों को वहां पर लाया जाएगा, प्रोसेस करके चाय पत्ती जो हम चाय बनाते हैं जिससे वो यहां पर निर्मित की जाएगी। तो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जो प्रसंस्करण है वो कहां होता है, प्रसंस्करण खेतों के समीप ही होता है या खेतों के अंदर ही होता है। उसके अलावा जब यहां पर चाय की पत्तियों से हमने चाय तैयार कर ली है तो इसको सप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एक यातायात का जो सिस्टम है वो भली भांति यहां पर डेवलप होना चाहिए, ताकि एक चीज डेवलप होने के बाद दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच सके। तो जो परिवहन की बात कर रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, डेवलप सिस्टम इसका होना चाहिए। तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें कि ये जो कृषि है, रोपण कृषि कहां पर की जाती है, तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, आपको मैंने कई वीडियो में बताया है, जो हमारा अक्षांश और देशांतर का वीडियो था उसको आप लोग देख सकते हैं। यहां भी मैंने आपको बताया है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यानी कि कर्क रेखा, उसके अलावा जो 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये इस प्रकार की कृषि कहां पर पाई जाती है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर ये पाई जाएगी। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि कहां कहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है, किन किन देशों में, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। जैसे कि देखिए मलेशिया में क्या किया जाता है, रबड़ की खेती की जाती है। उसके अलावा देखिए ब्राजील में किसकी खेती की जाएगी, कहवा की खेती की जाती है। और अगर देखिए बात करें हमारे भारत की, यहां पर प्रमुख रूप से जैसे चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा देखिए भारत, श्रीलंका, ये है ना, यहां पर क्या किया जाएगा, चाय का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि औद्योगिक क्रांति आने के बाद जब यूरोपियन देशों ने क्या करना प्रारंभ किया, अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाना प्रारंभ किया, तो वो क्या करते थे, यहां पर आकर इन्होंने इन चीजों के बागान लगाने प्रारंभ किए। यहां से कच्चा माल ले जाया जाता था यूरोप के अंदर, उसको प्रोसेस करके मटेरियल बनाया जाता था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर, नील की खेती करवाई जाती थी, कपास के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। वो क्या करते थे, कपास यहां से लेकर चले गए, उसको प्रोसेस किया और उसके कपड़े बनाकर फिर दोबारा से भारत के अंदर बेचे जाते थे। तो इस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ था, इस प्रकार की कृषि का। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो ये तो हमारा हुआ अभी तक का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा वाणिज्यिक कृषि के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। छोटे छोटे पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट करते चलेंगे इनको। तो सबसे पहले हम लेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो कौन सी है, चावल यानी कि राइस की यहां पर बात हो रही है। तो राइस जो है देखिए महत्वपूर्ण फसल है, विश्व की सबसे जो
यानी कि प्रसिद्ध यानी कि महत्वपूर्ण जो फसल है वो चावल ही है। चावल देखिए गरीब आदमी से लेकर कोई जितना भी बड़ा अमीर हो, सभी लोग क्या करते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं। यानी कि चावल जो है वो एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो देखिए यहां पर नोट करेंगे चावल के बारे में। सबसे पहले तो ये नोट करना है कि जो बायोलॉजिकल नेम है चावल का वो क्या है, ओराइजा सैटिवा इसका बॉटनिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओराइजा सैटिवा ये क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है चावल का, ये याद रखना है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि विश्व का क्या है, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये खाने में उपयोग में आने वाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये फसल है। अब चावल को उगाने के लिए किन किन दशाओं का होना आवश्यक है, तो देखिए अभी हम लोग केवल कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो सभी चीजें उसी के संदर्भ में देख रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहां पर अभी आप लोग अपना सिर्फ बेस बनाइए, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग इनके बारे में विस्तार से जान पाएंगे। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कैसी जलवायु होनी चाहिए, कि जो टेम्परेचर है वो देखिए बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। टेम्परेचर जो चावल की फसल को चाहिए वो अधिक होना चाहिए, यानी कि देखिए लगभग 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। वैसे तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा चावल की खेती के लिए अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको मीडियम बताया है, यानी कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, अधिक होगा और अच्छा होगा। उसके अलावा देखिए जो नमी है, नमी यानी कि आर्द्रता है, वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। पानी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में चाहिएगा। चावल के खेत आपने देखे होंगे पानी भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से जब वो पानी सूर्य के प्रकाश में इवेपोरेट होता है, उसकी वजह से क्या है, आसपास के वातावरण में काफी नमी बनी रहती है, टेम्परेचर भी हाई होता है, नमी भी बनी रहती है। और वर्षा की भी बात करें वो भी देखिए अधिक चाहिए, 75 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा चाहिए, अधिक की वर्षा चाहिए। अब पंजाब वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे यहां पर इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी चावल की खेती की जाती है। ट्यूबवेल के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से क्या किया जाता है, खेतों के अंदर पानी छोड़ दिया जाता है, पानी खेतों के अंदर भरा रहता है, जिसकी वजह से देखिए जो नमी है इसमें भी बढ़ोतरी होती है और टेम्परेचर जो है वो भी अधिक होता है, और इसकी वजह से लगता भी ज्यादा है। नमी जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर भी उतना ज्यादा महसूस होगा। तो इस प्रकार से ये दशाएं आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए अगर बात करें कि कौन सी मिट्टी ज्यादा उपयुक्त है, तो देखिए मिट्टी की अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सोयल जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। उसमें अच्छी तरह से ये फसल पैदा होती है। कौन सी बताई मैंने आपको, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी भी कौन सी, चिका युक्त जलोढ़ मिट्टी, यानी कि चिकनी रहेगी, चिकनाई से युक्त जलोढ़ मिट्टी आपने देखी होगी, चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी की सतह पर आप लोग पानी डालेंगे तो उसके अंदर क्या है, पानी जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, मिट्टी के कणों के द्वारा पानी जो है वहीं पर भरा हुआ रहता है। वहीं आप बालू मिट्टी पर अगर पानी डालते हैं तो मिट्टी क्या करती है, पानी को साथ के साथ एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर चिका युक्त जलोढ़ मिट्टी है तो ये क्या करेगी, पानी को रिसने से, जमीन के अंदर रिसने से बचाती है। पानी लंबे समय तक एक ही क्षेत्र के अंदर बना रहता है, जो कि चावल की फसल के लिए वरदान है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखिए अगर बात करें विश्व में भाई टॉप पर कौन है जो सबसे ज्यादा चावल उगाता है, तो चीन है। उसके बाद में सेकंड देखिए अपना देश भारत, फिर जापान है, फिर श्रीलंका और उसके बाद है मिस्र। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, चीन, उसके बाद में भारत। यहां पर क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो चावल के बारे में हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। तो एक चीज और देखें, यहां पर देखिए वैसे तो चावल की फसल क्या है, साल में एक बार में तैयार होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर जलवायु की दशा, जो मैंने आपको बताई कि भाई टेम्परेचर, नमी, वर्षा, ये चीजें बराबर मात्रा में बनी रहती है, तो ऐसी जगहों पर क्या किया जा सकता है, एक साल में 2 से 3 बार भी चावल की फसल को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, एक तो पश्चिमी बंगाल है आपका, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। यहां पर क्या है कि चावल को उगाने की दशाएं अनुकूल बनी रहती है, जिसकी वजह से एक साल के अंदर 2 से 3 फसल प्राप्त की जाती है। तो ये तो हमारा हुआ चावल।
उसके बाद बढ़ेंगे आगे। जो दूसरी हमारा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, जो फसल है, वो है गेहूं। तो गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं के देखिए वर्धन काल में, यानी कि गेहूं की फसल को बढ़ने के लिए किस प्रकार का तापमान चाहिए, किस प्रकार की वर्षा चाहिए, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चावल में तो क्या था, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, नमी वगैरह ये सब चीजें हाई होनी चाहिए। लेकिन गेहूं के इसमें देखेंगे आप केस में, देखिए जो यानी कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसा होगा, मीडियम, टेम्परेचर भी मीडियम, और जो रेन है ये भी कैसी होगी, मीडियम ही रहेगी, कम रहेगी। टेम्परेचर की अगर बात करें तो देखिए टेम्परेचर जो है 16 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, 16 डिग्री सेल्सियस तक लगभग होना चाहिए। और उसके अलावा अगर वर्षा की बात करें तो देखिए वर्षा भी कितनी रहेगी, 40 से 75 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है, इसके बीच में रहती है वर्षा, तो काफी ठीक रहेगा गेहूं के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो बोटनिकल नेम है चावल का, वो क्या है, देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम, ये इसका क्या है, बोटनिकल नेम है, याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अब बात करेंगे मिट्टी की, कि किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता यहां पर होगी। तो मिट्टी देखिए दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी की यहां पर जरूरत होगी। इसके अंदर जो गेहूं की फसल है वो अच्छी तरह से तैयार होती है। तो ये चीजें आप समझ गए हैं। जब गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी तो जिस समय उसकी कटाई होगी, तो कटाई के समय जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, तेज होना चाहिए, यानी कि धूप तेज होनी चाहिए। धूप तेज होगी उस समय जब उसकी कटाई करनी है हमें, यानी कि ऐसे सीजन में उगानी चाहिए। तो देखते हैं ये कहां कहां पर उगाई जाती है। देखिए जैसे कि यूएसए, कनाडा है, रूस, यूक्रेन, उसके अलावा अपना देश तो लिखेंगे हम लोग, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यहां पर क्या है, गेहूं की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। और भारत में जो गेहूं की फसल है ये कब उगाई जाती है, शीत ऋतु के अंदर, शीत ऋतु के अंदर ये फसल उगाई जाती है, ये चीज याद रखनी है। तो चावल को हमने पढ़ा, गेहूं को पढ़ा, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे मिलेट के बारे में। मिलेट क्या है, मिलेट यानी कि मोटा अनाज। मोटा अनाज देखिए गेहूं, जो गेहूं नहीं, इसके अलावा मोटा अनाज में क्या क्या आएंगे, देखिए जैसे कि हमारा बाजरा है, बाजरा, जवार, इस प्रकार की चीजें किस में आएगी, मिलेट के अंदर आएगी, जिनको कि मोटा अनाज भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है मिलेट। तो मिलेट आप लोग समझ गए हैं, मिलेट यानी कि मोटा अनाज की यहां पर बात हो रही है। तो ये मिलेट कहां कहां पर होंगे, देखिए इसके लिए जमीन का ज्यादा उपजाऊ होना आवश्यक नहीं है। अगर हमारी जो मिट्टी है कम उपजाऊ है तो वहां पर भी ये मिलेट हो सकते हैं, यानी कि कम उपजाऊ मिट्टी हो। और उसके अलावा क्या होनी चाहिए, देखिए बलुई मिट्टी, बालू टाइप की मिट्टी, यानी कि बलुई मिट्टी हो और कम उपजाऊ मात्रा में हो। जैसे कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे जो बाजरे की फसल है वो प्रमुखता के साथ पैदा की जाती है। तो वहां पर ये दोनों दशाएं हैं, जो जमीन है कम उपजाऊ भी है और मिट्टी भी कैसी है, बलुई मिट्टी है। उसके अलावा पानी की भी कम आवश्यकता होगी इस प्रकार की फसलों को। तो हम लोग कह सकते हैं कि कम वर्षा, ज्यादा वर्षा नहीं होती है, कम होती है तो कोई बात नहीं, ये यहां पर पैदा हो सकती है। और तापमान की अगर बात करें, टेम्परेचर कैसे चाहिए, तो देखिए टेम्परेचर होगा उच्च से मध्यम टेम्परेचर, यानी कि आप मान सकते हैं 20 से लेकर देखिए 28 डिग्री सेल्सियस तक। उसके अलावा धूप तेज होनी चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में यहां पर क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, पर्याप्त क्या होगा, सूर्य प्रकाश। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें कि भारत में किस किस प्रकार के मिलेट यानी कि मोटे अनाज की फसलें यहां पर पैदा की जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से देखिए जवार, बाजरा और रागी ये कहां पर की जाती है, भारत के अंदर। और इसी प्रकार से देखिए अन्य देश हैं जो कि जैसे कि नाइजीरिया, उसके अलावा चीन, ये भी दोनों देश हैं, ये भी प्रमुखता से क्या करते हैं, मिलेट का उत्पादन करते हैं, मिलेट की फसलें यहां पर उगाई जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। जो भी पोर्शन बच गया है वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।